वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इकाई 4 यानी अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण होता क्या है। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का टर्म है a जो है 0 नहीं होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का एक व्यंजक द्विघात समीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, x के वे वास्तविक मान जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के शून्यक या मूल कहलाते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण के दो और केवल दो ही मूल होते हैं। अगर कोई कहे कि हमारा 3 मूल निकल रहा है, ऐसा संभव नहीं होगा। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद नहीं हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी चर x का एक घात वाला पद, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये पद ना हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ये शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगा। जिस द्विघात समीकरण में चर x का एक घात वाला पद भी हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ये क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण है। किसी द्विघात समीकरण में x के स्थान पर 1/x रखने पर यदि वह अपरिवर्तित रहता है तो उसे व्युत्क्रम समीकरण कहते हैं, यानी रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हमारा इस अध्याय का सार है। अब देखिए, इसमें सूत्र कुछ यूज होते हैं, उन सूत्रों के बारे में भी चर्चा कर लेना जरूरी है। देखिए, माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू आर, आर मतलब होता है रियल नंबर, बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोलें चाहे विभित्तर बोलें, बात एक ही है। यानी ये रूट वाली जो चीज़ है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, यानी विभित्तर कहलाती है। यानी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब दी गई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति निम्न प्रकार होगी। सारी प्रवृत्ति हम डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ही निकालते हैं। पहला, यदि डी यानी इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। कहने का मतलब ये, अगर 0 से कम हो गया, इसकी वैल्यू 0 से कम होगी मतलब माइनस में हो जाएगी, और माइनस में होगी तो रूट को हम सॉल्व कर नहीं सकते, इसलिए ये काल्पनिक भी कह सकते हैं इसको, यानी वास्तविक नहीं होंगे मतलब काल्पनिक होंगे। दूसरा, यदि d बराबर 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाए, तब इसके मूल वास्तविक व समान होंगे तथा प्रत्येक मूल माइनस बी अपॉन 2a के बराबर होगा। क्योंकि ये टर्म हमारा 0 हो गया तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a यही तो बचेगा, और क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा। तीसरा, यदि d ग्रेटर देन 0 यानी इस टर्म का मान 0 से ग्रेटर हो जाए, यानी धनात्मक संख्या आ जाए इसको सॉल्व करने पर, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्योंकि इसका मान अगर पॉजिटिव आया तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो दोनों मूल डिफर कर जाएंगे। अब विटे का सूत्र, विटे ने क्या कहा कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हैं, तब मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब हो गया x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो माइनस एक्स का गुणांक यानी बी के स्थान पर और ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है? अचर पद यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये अगर दिया हो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, तब हम इससे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण होगा। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें इस तरह से, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, ये एक द्विघात समीकरण है। आइए एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, ये एक्सरसाइज है 4.1। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। पहला दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। अगर हम इसको मानक रूप की बात करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0। इसी तरह से ये 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये 1 को इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, उसके बाद y का टर्म यहाँ 3y है, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7y स्क्वायर बराबर लिखा है तो ये इसको इधर शिफ्ट करो, यानी दोनों टर्म इसको इधर शिफ्ट कर दो, 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी ये राइट हैंड साइड पर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा यानी मानक रूप होगा। जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। देखिए जैसे ये है, ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या द्विघात समीकरण है। आइए इसको हल करके आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न से ही प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ ये प्रश्न, अब इसको कह रहा है कि इसको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मानक रूप लिख लो। मानक रूप क्या हो जाएगा? ये पहले एक्स स्क्वायर का टर्म यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मानक रूप लिखो। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म यानी 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0, ये इसका मानक रूप हो गया। अब इस थर्ड पार्ट का भी मानक रूप लिख लो। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसका भी मानक रूप लिखो। मानक रूप का मतलब होता है कि पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है, फिर वाई का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये हो जाएगा 7y स्क्वायर माइनस का 2y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आइए प्रश्न नंबर 2 प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए बच्चों, इसको अगर हम ओपन करें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b के स्थान पे 1 है और प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2x और 2 3 या 6 माइनस 6। यहाँ जो फार्मूला हम यूज करें वो ज़रूर लिख दें, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको भी इधर शिफ्ट कर दो, माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मानक रूप में लिखना है। ये 2x माइनस में, ये 2x प्लस में कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे लिख लो, जो एक द्विघात
समीकरण है। ये पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और ब्रैकेट में दिया है 3 माइनस एक्स। इसको ओपन कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -6 माइनस माइनस प्लस 2x। ये सारे टर्म एक तरफ कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले 2x का टर्म इधर शिफ्ट करो तो यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये 6 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जो एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है क्योंकि मानक रूप में लिखना जरूरी है। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले इसमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। x माइनस 2 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और -2, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में कट गया। यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बना, माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के लिए x की पावर 2 होना अति आवश्यक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म इकट्ठे करो, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टर्म इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 6x तो हो गया माइनस का 5x, इधर से टर्म ले आओ 5x इधर आ गया, माइनस का हो गया, और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2x में से एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 10x माइनस 3 बराबर 0, जो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। आइए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको गुणा करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 3 या 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस का 5x और माइनस का 5। अब एक्स स्क्वायर के टर्म इकट्ठे कर लो, 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x तो ये हो गया माइनस का 7x, और यहाँ पर माइनस x प्लस का 5x तो ये हो जाएगा 4x प्लस का, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 3 और ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या ग्रेटर है। 7 और 4 11 माइनस का 11x और 5 और 3 और 8 इज इक्वल टू 0, जो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है।
आइए इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। यहाँ पे फार्मूला लिख लो, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, बल्कि इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस का 4x था इधर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x और 4x हो गया 7x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया, जो द्विघात समीकरण नहीं है, जो द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें 7 और 8 दो पार्ट बचे हैं, इसको आप स्वयं करेंगे। आइए आप प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर सेकंड के ये दो पार्ट आपके बचे हुए हैं, इनको आपको खुद करना है। प्रश्न नंबर 3 दिया है, 5 सिद्ध कीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म एक तरफ, एक्स के टर्म भी एक तरफ और 7 भी एक तरफ बराबर 0 कर देंगे। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये एक द्विघात समीकरण होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। ये हमारा प्रश्न है। अब इसको सिद्ध करना है कि द्विघात समीकरण है। तो पहले एक्स स्क्वायर के टर्म को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, फिर 6x माइनस 8x और प्लस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 8 माइनस 6 यानी माइनस का टर्म ज़्यादा बड़ा है तो माइनस लगाया, तो 8 माइनस 6 हो गया 2x और 9 माइनस 7 2 बराबर 0, जो द्विघात समीकरण है। यही हमें सिद्ध करना था, द्विघात समीकरण है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में करा 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0, 2x क्यू प्लस 7x माइनस 1/3 इक्वल टू 0। और ये दो टर्म और दिए हुए हैं, सभी द्विघात समीकरण हैं, परंतु एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म हमारे द्विघात समीकरण हैं, लेकिन ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो केवल यहाँ पर ये देख लीजिए आप, यहाँ x की पावर 3 है, तो चूंकि यहाँ x की पावर 3 है और अन्य में देखिए x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, इसमें भी x की पावर 2 है, x की पावर 3 वाला समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होता है। अतः हम ये कह सकते हैं, चूँकि दिए गए व्यंजक में x की घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, बेटा निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है। आइए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आयताकार भूखंड होता कैसे है। देखिए हमने एक आयताकार भूखंड बनाया। एक आयताकार भूखंड इस प्रकार से एक फिगर होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई को अगर हमने मान लिया x, तो लंबाई हो गई 2x प्लस 1, क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न
कि चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना चौड़ाई बराबर x, अतः लंबाई बराबर 2x + 1। अब 2x + 1 हो गया। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है प्रश्नानुसार। भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है। भूखंड का मतलब एक पार्ट इस भूमि का, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और ये सब हमारे मीटर में रहेंगे, ये भी मीटर में होगा। और आयत का क्षेत्रफल होता है, ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 2x + 1 और चौड़ाई हो गई x, तो ये हो गया 528। यहाँ पर यह लिखते चलो, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2x² + x, इसको इधर शिफ्ट कर दो -528 = 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इसका अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक पहले हम मानेंगे। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 1 है। क्योंकि एक के बाद एक है तो एक एक नंबर जोड़ने के बाद ही नया नंबर मिलता है। आप प्रश्नानुसार कर लो। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, तो x × x + 1 बराबर 306। अब इसको हमें सॉल्व करना है क्योंकि इक्वेशन के ही फॉर्म में हमें दिखाना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + x - 306 = 0। ये एक द्विघात समीकरण हो गया। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लिखो माना रोहन की वर्तमान आयु। आप लोग बुक से अपने क्वेश्चन देख लेंगे। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अब रोहन की माँ कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु बराबर हो जाएगा x + 26 वर्ष। ये आ गया। अभी कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी उनकी आयु का गुणनफल, यानी 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब यहाँ पे लिख लो 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात जो है माँ की भी उम्र बढ़ेगी और रोहन की भी उम्र बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि माँ की आयु और रोहन की आयु दोनों का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो रोहन की आयु गुणे माँ की आयु बराबर 360। तो रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी x + 3 और माँ की आयु हो जाएगी x + 26 + 3।
इज इक्वल टू 360। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो या यहाँ लिखते चले, ये हो जाएगा x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 या 3 9 जा 27 और 3 2 या 6 6 और 2 8 इज इक्वल टू 360 या एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 3 12 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। यही इसका इक्वेशन बन गया। अब इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी की बात है इसमें। फोर्थ पार्ट में कह रहा है रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, और रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो दूरी है 480 किलोमीटर। अब 3 घंटे अधिक समय लेती है। पहले जो समय था अब उससे 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो प्रश्नानुसार पहले जो समय था वो 480/x था। अब जो है 480/x माइनस 8 है। तो ये दूरी, ये जब इसकी चाल कम हो गई तो ये समय ज़्यादा लेगी, और ये समय कम लेगी। तो इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे क्योंकि 3 घंटे का समय अधिक लेती है। तो 3 घंटा इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 480/x माइनस 480/x माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको एलसीएम लेके हम ऐड कर लेंगे। तो 480 हमने कॉमन ले लिया और इन दोनों में x इंटू एक्स माइनस 8 हमारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ बच गया x माइनस 8 माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x से x कट गया, 8 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 8 8 जा 64 6 और 8 6 जा 8 4 जा 32 और 6 38 अपॉन इसको भी मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर हम लें तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 या 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पर देखिए बच्चों ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस ही आ जाएगा और माइनस 1280 यही
इस प्रश्न का आंसर हुआ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।